नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। विगत लंबे समय से चर्चा में रहने वाले अमरावती मनपा के आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार का आज प्रमोशन के साथ तबादला कर दिया गया। राज्य के नगर विकास विभाग द्वारा 19 अधिकारियों के प्रमोशन और तबादले का आदेश जारी किया गया। इन 19 अधिकारियों की सूची में अब तक अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त व प्रशासक रहे देवीदास पवार के नाम का भी समावेश है, जिन्हें इस आदेश के चलते अब अमरावती के संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय में सहायक आयुक्त के पद पर प्रमोशन के साथ नियुक्ति दी गई है। वहीं मनपा आयुक्त देवीदास पवार के स्थान पर अमरावती महानगर पालिका में आयुक्त पद पर किसे भेजा जाएगा, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अमरावती स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य रहने वाले पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल का सदस्यता कार्यकाल विगत 21 जून को समाप्त हुआ, जिसके उपरांत आज से शुरू हुए राज्य विधानमंडल के पावर सत्र दौरान विधान भवन में आयोजित समारोह में निवर्तमान सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल सहित सदन से सेवानिवृत्त हो रहे अन्य सदस्यों को भावपूर्ण विदाई दी गई। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री तथा मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के साथ जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि समाज सेवा में रुचि रखने वाले प्रवीण पोटे पाटिल ने अपने व्यवसाय में सफल होने के बाद अमरावती में अपनी शिक्षा संस्था के जरिए सभी सुविधाओं से युक्त शिक्षा संस्था व महाविद्यालयों की स्थापना की और अमरावती में पुणे जैसी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रवीण पोटे पाटिल का शानदार काम कहा जा सकता है। पश्चात हम जैसे मित्रों के आग्रह पर प्रवीण पोटे पाटिल ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा और लगातार 2 बार विधान परिषद सदस्य के तौर पर निर्वाचित होते हुए व 1 बार राज्य का राज्य मंत्री रहते हुए प्रवीण पोटे पाटिल ने अपनी प्रयोग धर्मिता के जरिए राजनीति के क्षेत्र में भी अपना सबसे अलग स्थान बनाया, जिसके चलते महाराष्ट्र उन्हें लंबे समय तक याद रखेगा। राज्य में आज से राज्य विधानमंडल का पावसकालीन सत्र शुरू हुआ। पावसकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा राज्य का अतिरिक्त बजट पेश किया गया, जिसमें किसानों के साथ ही महिलाओं व युवतियों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक व भाजपा के अमरावती शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि महायुति सरकार ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम करने वाला बजट प्रस्तुत किया है। पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि महायुति सरकार ने आज के बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने का प्रयास किया है। यह बजट पूरी तरह से महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने वाला बजट है, जिससे युवतियां उच्च शिक्षित होकर आत्मनिर्भर होंगी। साथ ही महिलाओं को भी सरकार द्वारा अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। उधर दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा आज विधानमंडल में प्रस्तुत लंबे चौड़े बजट को लेकर कहा कि महाराष्ट्र की समस्त जनता सरकार पर नाराज है। यह बात सरकार को भी पता है, इसीलिए आश्वासनों की झड़ी बजट में लगाई गई है। सरकार घोषित योजनाओं और प्रकल्पों को कैसा पूरा करेगी, इसका बजट में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही तीसरा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने विधानसभा में सरकार की नई रेत नीति को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बालू नीति के बाद सामान्य लोगों को 600 रुपये प्रति ब्रास की दर पर रेत उपलब्ध कराने के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि रेत नहीं मिलने से लोगों के मकान के काम रुके पड़े हैं। सरकार की बालू नीति बुरी तरह फंस गई है। इससे लोगों को कम रेट मिलने की बजाय ठेकेदारों और अधिकारियों की जोरदार मिलीभगत चल रही है। 2600 रुपये अध्यक्ष महोदय, आणि त्यात वाळूचा खर्च वेगळा आपण जर काढला तर 6000 चा वर खर्च त्या ठिकाणी घरकुलामध्ये 6000 च्या वर ब्रास तेवढा खर्च होतो। अध्यक्ष महोदय, या धोरणाला आपण फसवा म्हणणार की नाही म्हणणार? दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय 2 मिनिट मंत्री महोदय आपण ऐकून घ्या साहेब। कोविडचा काळ गेला, त्याच्यानंतर खूप युवक वाळूच्या ट्रक घेतले आणि वाळूच्या कामाला त्या ठिकाणी लागले, पण जिथे घाट देण्यात आलेले आहेत त्या ठिकाणी जे रेव्हेन्यूचे अधिकारी आहेत त्यांची अवैधरित्या पार्टनरशिप आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये। आणि जर समजा त्याचं टायमिंग जर संपलं, समजा ते परमिशनचं टायमिंग 3 वाजता संपलं, तर साहेब 3:10 तो ट्रक जप्त केला जातो। अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हे ट्रक जप्तीवर तुम्ही 2 लाख रुपये लावलेले, 2 लाख रुपये त्या ठिकाणी पनिशमेंट म्हणून तुम्ही घेताय। बघा 2 लाख रुपये की 4 लाख रुपये जी काय त्याची किंमत आहे ती, अध्यक्ष महोदय त्या ट्रक बेरोजगारावर तिथं त्यांच्यापाशी पंचनामा काढण्यासाठी त्यांच्याजवळ कागदपत्र नसले तरी ते त्या लोकांना पकडतात आणि ते म्हणतात चला तुमच्यावर गुन्हे दाखल करत नाही, पहिले 2 लाख तुम्ही काढा। कुठून देणार आहे तो बेरोजगार? अध्यक्ष महोदय, शासन घरकुल धारकांसाठी वेळेवर वाळू उपलब्ध करून देण्यास नाकामयाब झालेली आहे।
ह्या गोष्टी शासनाला मान्य आहे का? नसेल मान्य तर 600 रुपयामध्ये आपण कशी वाळू करून देणार याचं उत्तर द्यावं. अवैधरित्या वाळू ठेकेदार इतर व्यक्तींच्या नावे ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्यांना ठेकेदारांवर आपण कारवाई करणार का? आणि जे काही शासनाचे अधिकारी त्या ठिकाणी पार्टनरशिपमध्ये काम करत आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. ती कारवाई आपण करणार का? शासनाच्या अधिकाऱ्याच्या व्यतिरिक्त पोलीस प्रशासन देखील त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये हाय डोस घालतो. याच्यासाठी आपण काय उपाययोजना करणार? मंत्री महोदय, राज्य विधानमंडल के पावसकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने आक्रामक होकर विधानमंडल की सीढ़ियों पर नारे लिखे तथा बोर्ड और गाजर हाथों में लेकर महायुति सरकार के खिलाफ तीव्र प्रदर्शन भी किया. विपक्षी विधायकों द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर भी शामिल हुई थी. अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियक बीमारियों के सभी तरह के ऑपरेशन होंगे. साथ ही इस अस्पताल को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का दर्जा भी प्राप्त होगा. यह जानकारी शहर की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा दी गई. विधायक खोड़के के मुताबिक कार्डियक कैथ लैब हेतु 15 करोड़ रुपए तथा ऑक्सीजन व सर्जिकल संसाधनों के लिए 4.5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते अस्पताल में हृदय रोगियों को पेसमेकर इम्प्लांट, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी व ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा मिलेगी. संसद के जारी पावर सत्र के दौरान राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए कामकाज की सराहना की और कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसने संसदीय चुनाव को काफी बेहतरीन माहौल में करवाया. यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे और इस बार विपक्ष को ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने का मौका भी नहीं मिला, जबकि इससे पहले विपक्षी दलों के सत्ता में रहते समय चुनाव आयोग के कामकाज को प्रभावित किए जाने का खुल्लम खुल्ला काम किया जाता था. वहीं मौजूदा सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव आयोग को पूरी आजादी के साथ काम करने की स्वतंत्रता दी गई है. यह बात संसदीय चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गई है. इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित विभिन्न मुद्दों को लेकर भी अपने विचार रखे. प्रयास किए जा रहे हैं, यानी ड्रिप के ऊपर सब्सिडी रहे या बिजली के ऊपर सब्सिडी रहे, कृषि पंप को सोलर का एप्लीकेशन रहे, या उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खर्चा होता है खाद के ऊपर. यूरिया और डीएपी के ऊपर सब्सिडी कायम रख के हर एक नहीं, यूरिया के ऊपर भी सब्सिडी और डीएपी के ऊपर भी सब्सिडी कायम रखने के बाद में जो यूरिया का बोरा 300 रुपये से 2200 रुपये तक जाने वाला था, उसके भाव वही के वही रहे. इसके साथ ही शिवसेना उबाटा की युवा इकाई युवा सेना के पश्चिम विदर्भ विभागीय सचिव सागर देशमुख ने राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा पेश किए गए बजट को चुनावी जुमलेबाजी बताते हुए कहा कि इस बजट में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस को अमरावती विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवार देने की कथित चुनौती पर कांग्रेस ने तगड़ा जवाब दिया है. कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि भाजपा का मुस्लिम समुदाय के प्रति प्रेम पूरी तरह से नकली है और भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण का दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया है. यह बात पूरे देश ने खुली आंखों से देखी है. वही भाजपा अब अमरावती में कांग्रेस को मशवरा दे रही है. मनपा के पूर्व नेता सदन व स्थायी समिति सभापति तुषार भारती ने अमरावती मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस को सीएसएमटी तक चलाने की मांग मध्य रेल के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर की है. पत्र में तुषार भारती ने कहा कि विगत करीब 1.5 वर्ष से अमरावती से मुंबई जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस केवल दादर स्टेशन तक चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को कई तरह की परेशानियां हो रही है. मनपा क्षेत्र प्रभाग क्रमांक 17 के उद्यान की दयनीय अवस्था और साफ सफाई के अभाव के कारण संतप्त हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के भूषण पाटने ने उद्यान की सफाई नहीं होने पर निगमायुक्त को उद्यान का कचरा भेंट कर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है. 3 दिन पूर्व पठान चौक में घटित मोहम्मद शाहरुख मोहम्मद राजीक हत्याकांड मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर न्याय देने की मांग मृतक के भाई व परिजनों सहित परिसर के नागरिकों ने आज पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए की. पुलिस आयुक्त ने इस मामले में जांच जारी रहने की बात कही. तुषार चौहान को उसकी प्रेमिका तथा प्रेमिका के भाई द्वारा हमेशा धमकी दी जाती थी. इसी वजह से 21 जून को तुषार ने छती तालाब रोड पर जहर गटक कर आत्महत्या कर ली. ऐसा आरोप मृतक तुषार के भाई हर्षद चौहान ने पुलिस आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में करते हुए तुषार की प्रेमिका तथा उसके भाई विक्की के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. विगत दिनों त्रिमूर्ति कॉलोनी में मनपा के खुले मैदान पर जगह के विवाद को लेकर 2 समाज के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते आज मनपा में अम्बेडकरी समाज के लोगों ने पहुंचकर मनपा के मैदान में धार्मिक स्थल बनाने के लिए किसके द्वारा अनुमति दी गई, ऐसा सवाल निवेदन के माध्यम से साधा. साथ ही मनपा के खेल मैदान पर धार्मिक स्थल बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई.
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि युवा स्वाभिमान पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समाज सेवी नितिन कदम की उपस्थिति के बीच संकल्प शेतकरी संगठन में प्रवेश ले लिया, जिनमें महादेव कोली समाज के संजय चुनकीकर व युवा स्वाभिमान पार्टी की वरिष्ठ नेता मीरा कोलटेके का समावेश है। विधायक रवि राणा की ओर से मातंग समाज बंधुओं द्वारा जूनी बस्ती बडनेरा में लोकशाही अन्नाभाऊ साठे के नाम से जूनी बस्ती में प्रवेश द्वार व पुतला सौंदर्यीकरण एवं सभागृह का निर्माण किए जाने की मांग को सफलता मिली, जब विधायक रवि राणा की ओर से जूनी बस्ती में अन्नाभाऊ साठे प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इस कार्य हेतु 50 लाख रुपए की निधि मंजूर कराएगी। धनगर समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने समाज के नेता दिलीप एड़तकर के नेतृत्व में देश की राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए धनगर समाज के राजनीतिक व सामाजिक विषयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समीपस्थ अड़गांव खुर्द में नवनिर्मित विपश्यना केंद्र का लोकार्पण राज्य के पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बडोले ने विश्वास जताया कि अड़गांव का विपश्यना केंद्र विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान निर्माण करेगा। इस विपश्यना केंद्र के लोकार्पण अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के भंते सहित कई गणमान्यों की उपस्थिति थी। राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा परसों रविवार 30 जून को शाम 5 बजे होटल महफिल इन में राजस्थानी समाज के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में गुणवत्ता प्राप्त छात्र छात्राओं का अभिनंदन व सत्कार समारोह आयोजित किया गया है। दिवंगत विजया देवी ब्रिजमोहन मुंदड़ा की पावन स्मृति में होने जा रहे इस समारोह की अध्यक्षता हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल करेंगे। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, कुलगुरु मिलिंद बारहाते, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा होटल ग्रैंड महफिल के संचालक गोपाल मुंदड़ा उपस्थित रहेंगे। स्थानीय सिटीलैंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मुकेश शर्वानी की अध्यक्षता में करीब 80 लोगों का जत्था कल शनिवार 29 जून को सुबह 7 बजे अयोध्या के लिए रवाना होगा। यह जत्था अयोध्या पहुंचकर वहां बनाए गए राम मंदिर के दर्शन करेगा। विश्व भारती पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा तेजस्विनी पजई ने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी की परीक्षा उत्तीर्ण कर नौदल में अधिकारी बनने का सपना पूरा किया है। कम आयु में यह स्थान प्राप्त कर वह महाराष्ट्र की पहली अधिकारी बनी है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण का 41वां ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ, जब एक बार फिर एक मां ने अपने बेटे को अपनी किडनी दान करते हुए उसे नया जीवन प्रदान किया। बडनेरा के रहने वाले सचिन ओझा को उनकी मां अनुपमा ओझा ने अपनी एक किडनी प्रदान की। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत 8 पुलिस हेड कांस्टेबलों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तथा सरकारी नियमानुसार सेवा ज्येष्ठता की शर्तों के तहत एएसआई यानी सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद पर अस्थायी पदोन्नति दी गई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत आशियाना क्लब बडाली मार्ग पर एक व्यक्ति की पुरानी रंजिश में जान लेने की कोशिश की गई। इस व्यक्ति की ओमनी कार को ट्रक से टक्कर मारकर उसे मार डालने का प्रयास किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया और भोईपुरा निवासी आशीष येड़े नामक आरोपी की खोजबीन शुरू की गई। गगलानी नगर में रहने वाले मयूर धापड़ नामक 32 वर्षीय न्यायालयीन कर्मचारी की ऑटो रिक्शा पलटने से हुए हादसे में मौत हो गई। यह हादसा विगत बुधवार 26 जून की शाम बाईपास रोड स्थित मनोर मंगल कार्यालय के पास घटित हुआ। मृतक मयूर धापड़ का 2 माह पहले ही विवाह हुआ था। गाड़गीनगर थाना अंतर्गत पंचवटी चौक पर 65 वर्षीय व्यक्ति को वाहन खरीदी बिक्री के 2 दलालों ने कथित रूप से डंपर खरीदी में 13 लाख रुपए की चपत लगा दी। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने प्रशांत दायमा व अभिजीत सावजी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर महादेव खोरी से अपने घर लौट रहे मोतीनगर निवासी संदेश मेश्राम नामक युवक को 4 युवकों ने बीच रास्ते में रोककर चाकू की नोक गतरोज लूट लिया। इस मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने वडाली निवासी अंकुश गोंडाने व रूपेश सयाम को गिरफ्तार कर लिया। राजापेट पुलिस ने विगत 6 जून को गौरव पापलकर नामक मजदूर का अपहरण कर उसे मारपीट करते हुए 10,000 रुपये लूटने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों के नाम गोपाल नगर निवासी यश रोड़गे व सिद्धांत ठाकरे बताए गए। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में कई बार अनोखे किस्से सामने आते हैं। ताजा मामले में एक युवक देर रात 3 बजे अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था, तभी 45 साल के व्यक्ति ने आकर उसे बुरी तरह मारा और लहूलुहान कर दिया। युवक की शिकायत पर पुलिस ने शाकिर अहमद दरवेश अहमद को नामजद किया है। शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने की जानकारी महिला को देते हुए उसे क्रिप्टो करेंसी में पैसे निवेश करने का प्रलोभन देकर 1,53,77,000 रुपए की जालसाजी करने की घटना शहर में उजागर हुई। अपनी भाभी गर्भवती रहते समय उनका ध्यान रखने के लिए दूसरे राज्य से अमरावती आई 16 वर्षीय नाबालिग पर भाई के दोस्त ने ही डरा धमकाकर लैंगिक अत्याचार किया। घटना प्रकाश में आते ही आरोपी फरार हो गया। नागपुरी गेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फरार आरोपी का नाम सिराजुद्दीन अब्दुल सत्तार बताया गया है। कल गुरुवार की रात अकोला शहर की समरान बस्ती माने जाते तथा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित आलसी प्लॉट में रहने वाले नवल केडिया नामक व्यापारी के निवास स्थान पर अज्ञात डकैतों ने हथियारों की धाक दिखाते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया तथा नगद रकम व सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ करते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही खदान पुलिस सहित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा मामले की जाँच पड़ताल करनी शुरू की गई।